एपिसोड 10 ए लव कन्फेशन। बेला ने याद किया कि उसके बेहोश होने से पहले काव्या ने उसके कंधे पर टैप किया था। इस तरह से काव्या ने उसे तबाह करने की षड्यंत्र रचा था। यह उसके कंधे पर एक चुभन का हल्का सा इशारा था, लेकिन उसने इसे महसूस किया था। वह उस कष्टदायक दर्द और शर्मिंदगी को कभी नहीं भूलने वाली थी जो उसके बाद हुई थी। काव्या ने उसके जीवन को लगभग नष्ट कर दिया था। वह पोस्ट ग्रेड प्रवेश परीक्षा के लिए टॉप स्कोरर रही थी, लेकिन इंटरव्यू में चूक गई थी। काव्या, जिसने परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, को इसका लाभ मिला होगा। बेला बिंदुओं को जोड़ने में तेज थे। बेला पहले दिन से ही काव्या के साथ बहुत उदार रहे थे। सही दिमाग वाली कोई भी व्यक्ति इसके बाद माथुर परिवार के घर में जाकर अब तक अपना बदला ले चुकी होगी। अभी के लिए, हालांकि, बेला को काव्या को अपना सबसे अच्छा दोस्त घोषित करके खुद को संतुष्ट करना पड़ा। वह भूली हो सकती है, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। रेयांश कहने से पहले कुछ देर चुप रही। काव्या की रेपुटेशन पिछले कुछ दिनों में काफी खराब हुई है। ये सबसे अच्छा होगी कि आप उसके साथ सभी संबंध तोड़ दें। आप नहीं चाहेंगे कि वह आपको नीचे खींचे। उसकी रेपुटेशन में क्या खराबी है? क्या तुमने अभी यह नहीं कहा कि वह अब फेमस है? बेला ने पलकें झपकाईं, फिर शरारत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्लास प्रतिनिधि, कृपया मेरी टांग खींचना बंद करो। मैं सिर्फ एक यंग और अशिक्षित लड़की हूँ। रेयांश ने कोई जवाब नहीं दिया। इवान उन दोनों को बड़े चाव से देख रहे थे। इस पर उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा, हमारी प्यारी बेला युवा हो सकती है, लेकिन वह बिल्कुल भी अशिक्षित नहीं है। क्या वह है? क्लास रेप रेयांश। बेला के शर्मीले लुक से रेयांश बिखर गई थी, और कुछ कठिनाई के बाद उसने अंततः खुद को वापस संभाला। उसने घबराकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसे बेला की सुंदर, चंचल आंखों में फिर से देखने के लिए खुद पर भरोसा नहीं था। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन एक पल के लिए झिझका और अंत में उसे सौंपने की हिम्मत जुटाई। यहाँ, तुम स्वयं देख लो। बेला ने फोन स्वीकार किया और पाया कि वह अपनी एक तस्वीर देख रही है। रेयांश ने उसकी तस्वीर को फोन पर स्क्रीनसेवर के रूप में इस्तेमाल किया था। उसने पलक झपकाए, न जाने कैसे प्रतिक्रिया दी। उसने ये दिखावा करने का फैसला किया कि उसने इसे नहीं देखा है। उसने फोन को अनलॉक करने के लिए कुछ आधे अधूरे मन से प्रयास किए, फिर मुस्कुराते हुए उसे वापस दे दिया। क्लास प्रतिनिधि, मैं इसे अनलॉक नहीं कर सकता। फोन को केवल फिंगरप्रिंट पासवर्ड से अनलॉक किया जा सकता था। बेशक वह इसे अनलॉक नहीं कर सकी। रेयांश मुस्कुराया, होम बटन दबाया और फोन को अनलॉक करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट दर्ज किया। उसने फिर बेला का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, ये लो, अपना फिंगरप्रिंट भी दर्ज करो। फिर आप जब चाहे मेरा फोन अनलॉक कर सकते हैं। बेला अवाक रह गया। क्या हो रहा था? कक्षा प्रतिनिधि, आपका फोन निजी रखा जाना चाहिए। मैं आपकी निजता पर आक्रमण नहीं करना चाहता। बेला ने उसका हाथ उसकी पकड़ से निकालने की कोशिश की। रेयांश ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसकी निगाहें कोमल लेकिन आग्रहपूर्ण थीं। मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपनी निजता का अधिकार दे रहा हूँ। इस समय तक बेला आखिरकार समझ गई कि क्या हो रहा है, और अब पूरी तरह से घबरा गई थी। इसके पहले कभी भी कोई भी उसके पास इतनी स्पष्ट तरीके से अपने प्यार की इजहार नहीं किया था। वह नहीं जानती थी कि इससे कैसे निपटना है। उसने मदद के लिए इवान की ओर देखा। इवान हंसा और उस पर आंख मारी। उसने सीटी बजाए और कहा, हमारी प्यारी नन्ही बेला का पहला बॉयफ्रेंड होने वाला है। मुझे यकीन है कि आपके अंकल अध्यांश ये सुनकर बहुत खुश होंगे। बेला के पास शब्द नहीं थे। रेयांश ने उसके फिंगरप्रिंट को अपने फोन में सहेजने और इसे एक द्वितीयक पासवर्ड के रूप में स्थापित करने के अवसर को जल्दी से जब्त कर लिया। फिर उसने अपना ट्विटर खोला और उसे काव्या के ऊपर नवीनतम समाचार दिखाया। बेला को लगा कि उसका चेहरा गर्म हो गया है। उसका दिमाग पूरी तरह से उथल पुथल में था। हालांकि, काव्या के ऊपर ट्रेंडिंग ट्विटर पोस्ट्स ने तुरंत उनका ध्यान खींचा। उसने जल्दी से खबर को स्कैन किया और कहा, मैं देख रही हूँ। हाँ, अब वह हर मायने में इंटरनेट सेलिब्रिटी है। बेला को पता था कि काव्या के मन में इंटरनेट सेलिब्रिटीज के लिए बहुत कम सम्मान था। हर बार जब भी विषय सामने आता, काव्या पूरी तरह से अवमानना करता था। पिछले 2 वर्षों में काव्या ने हमेशा बेला के बाद दूसरे नंबर पर थी। बेला ने काव्या की उसके प्रति ईर्ष्या को महसूस किया था, लेकिन सुंदरता और प्रतिभा की ईर्ष्या हमेशा महिलाओं के बीच किसी भी प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा रही थी। बेला ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, कभी नहीं सोचा था कि काव्या की ईर्ष्या एक दिन उसे बेला को बर्बाद करने के लिए प्रेरित करेगी। रेयांश ने एक छोटी सी आह भरी। वास्तव में उसे बेहतर पता होना चाहिए था। उसने कभी क्यों सोचा कि ड्रग्स लेना एक अच्छा विचार होगा। वह अब जिस बड़ी गड़बड़ी में है, उसके लिए वह खुद ही दोषी है। वह भी यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वह स्थान उसका था, लेकिन उसने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसे निष्कासित कर दिया गया है, और मैंने सुना है कि उन्होंने उसे 3 महीने की जेल और 1 साल की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। बेला ने रेयांश को फोन लौटाया और मुस्कुराया।
अंदर से वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वह काव्या के दुर्भाग्य के बारे में जानकर खुश थी। जो बोगे वही काटोगे। जैसा कि मैंने कहा, वह बिल्कुल अलग वर्ग में है, मेरी लीग से बिल्कुल अलग। कृपया उसे दोबारा कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त न कहें। वह हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त होने का दावा करती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, एक बार भी नहीं। रेयांश ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं आपके पक्ष में हूँ और भविष्य में जो भी ऐसा कहता है, मैं उसे सुधारना सुनिश्चित करूंगा। वह रुका, फिर पूछा, मेरे बारे में क्या? क्या मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ? कक्षा प्रतिनिधि, आप हमारी कक्षा में सभी के अच्छे दोस्त हैं। बेला ने इस उत्तर को पाने के लिए जल्दबाजी में अपना दिमाग लगाया और उसे यह पाकर खुशी हुई। रेयांश ने अपनी जेब में हाथ डाला और हंसते हुए कहा, मुझे फ्रेंड जोन बनाने में इतनी जल्दी मत करो। मैं सिर्फ आपका सबसे अच्छा दोस्त नहीं बनना चाहता, आप जानते हैं। ये बहुत अच्छा है। क्लास प्रतिनिधि, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि मजाक कैसे किया जाता है। बेला ने रेयांश का उपहार बॉक्स खोला। ये वेलेंटिनो के असली रेशम से बनी मटर की हरी फिशटेल की पोशाक थी। क्लास प्रतिनिधि, मैं इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता, ये बहुत महंगा है। बेला ने लेबल पर ब्रांड को देखते हुए कहा। उसने जल्दी से ड्रेस को वापस बॉक्स में रख दिया और रेयांश को वापस सौंप दिया। चिंता मत करो, यह इतना महंगा नहीं है। आई कैन अफोर्ड इट। रेयांश ने बॉक्स को वापस लेने से इनकार कर दिया। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो मैं इसे कूड़ेदान में फेंक दूंगा। बेला के पास एक बार फिर शब्दों का कमी था। इवान पोशाक की ओर तिरछी नजर से देखा, फिर हंसे। ओह ठीक है, यह इस सीजन का भी नहीं है। पिछले सीजन के कपड़े केवल कूड़ेदान के लिए उपयुक्त हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रेयांश ने इवान को आश्चर्य से देखा। वह केवल एक नज़र से कैसे बता सकता था कि यह ड्रेस पिछले सीजन की थी? उसके पास असाधारण रूप से अच्छी आंख होनी चाहिए, रेयांश ने विचार किया। एक बार जब इवान ने ऐसा कहा, बेला को पता था कि ड्रेस को ठुकराना असभ्यता होगी। वह मुस्कुराए और बोली, ये वास्तव में एक प्यारी पोशाक है और इतने प्रसिद्ध ब्रांड की भी। इसे कूड़ेदान के साथ फेंकना अफसोस की बात होगी। मुझे पता है कि क्लास प्रतिनिधि ऐसा करने के बारे में मजाक कर रहा था। मैं इसे स्वीकार करूंगा, धन्यवाद। उसे अब ग्रेजुएशन के समय बराबर मूल्य के उपहार देकर एहसान वापस करना होगा। इवान ने पहले ही बेडरूम का दरवाजा खोल दिया था और वहां खड़ी रेयांश को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये स्पष्ट था कि रेयांश के जाने का समय आ गया था। रेयांश को पता था कि वह अब और नहीं रह सकता। उसने अनिच्छा से पूछा, बेला तुम फिर से कक्षा में कब आओगे? उन्होंने कहा, स्नातकोत्तर इंटरव्यू के बारे में चिंता न करें। काव्या ने इंटरव्यू के लिए उच्चतम अंक प्राप्त किए, लेकिन अब जब वह मुसीबत में फंस गई है तो भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वे उसे कभी नहीं लेंगे। आपके पास अभी भी एक मौका है। बेला उसे बाहर छोड़ने के इरादे से रेयांश के पास गया। वह आत्मग्लानिपूर्ण ढंग से हंसी। कैसा मौका? मैंने क्रिटिकल मोमेंट में बॉल को छोड़ दिया। यदि वह दौड़ से बाहर हो जाती है तो दूसरे उच्चतम स्कोर वाली उम्मीदवार उसकी जगह ले लेगी, बस इतना ही। रेयांश सामने के दरवाजे से बाहर चली गई और लिफ्ट के सामने रुक गई। उन्होंने कहा, काव्या ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उस दिन इंटरव्यू पास किया था। बाकी सभी को पहले ही खारिज कर दिया गया है। मैंने अपने लेक्चरर्स को ये कहते सुना कि प्रोफेसर राठौर अभी भी हमारे स्कूल में हैं और वे एक और इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताने की जल्दी की। देखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। रेयांश के शब्दों ने बेला को बहुत खुश कर दिया। वह मुस्कुराए और प्यार से बोली, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद कक्षा प्रतिनिधि। जब मैं स्कूल वापस आऊंगी तो प्रोफेसर राठौर को तलाश करूंगी और अपनी किस्मत आजमाऊंगी। रेयांश को विदा करने के बाद बेला ने महसूस किया कि उसका चेहरा मुस्कुराहट से सुन्न हो गया था। उसने अपने गालों को रगड़ने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया और इवान पर अपनी आंखें घुमाई। इवान भाई, आप बहुत निर्दयी थे। इवान ने अपने उपकरण निकाले और जांच के लिए उसे बैठा लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कैसे निर्दयी था? एक सज्जन व्यक्ति एक गोरी महिला की इच्छा रखता है, ये बहुत सामान्य बात है। हमारा बेला बहुत सुंदर, स्मार्ट और सक्षम है। यह अजीब होगा अगर कोई आपका पीछा नहीं करेगी तो। मैं उतना अद्भुत नहीं हूँ जितना आप दावा करते हैं। बेला इवान के सामने बैठे हुए उसे उसकी खोपड़ी, छाती और बाहों पर विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाते हुए देख रहे थे। वह उसे पूरी बॉडी सीटी देने से बस चूक गया था। इवान ने उपकरण पर प्रदर्शित किए जा रहे डेटा को देखा और उससे पूछा, तुम कहाँ अस्वस्थ महसूस कर रही हो? क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? घुटने कमजोर हैं? धुंधली नजर? बेला ने अपना सिर हिलाया। मैं अस्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। कोई चक्कर नहीं, कोई कमजोर घुटने नहीं, और मेरी दृष्टि सामान्य है। इवान ने सिर हिलाया, एक हाथ उसकी ठुड्डी को सहलाया और उसने स्थिति पर विचार किया। उनके द्वारा रिचार्ज किए गए डेटा के अनुसार जो कोई भी H3F7 से पीड़ित था, उसने कहा कि यह त्वचा की एक परत को छीलने जैसा है।
इसने मूल रूप से एक व्यक्ति को सेक्स करने के लिए अपने पूरे अस्तित्व का उपयोग करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद लंबे समय तक उनका शरीर कमजोर रहेगा। लेकिन बेला के विभिन्न लक्षणों ने संकेत दिया कि वह बहुत स्वस्थ थी और उसे कोई समस्या नहीं थी। इवान के पास बेला की वार्षिक शारीरिक जांच का डेटा था, जो 6 साल पहले से शुरू होकर साल में एक बार होता था। सब कुछ सामान्य था। बेला का बॉडी इंडेक्स पिछले साल की तरह ही था। नहीं, इवान ने खुद को सही किया, यह शायद पिछले साल की तुलना में थोड़ा स्वस्थ था। वह 10 सेंटीमीटर बड़ी हो गई थी और उसी हिसाब से उसका वजन भी बढ़ गया था। उसके शरीर में फैट का स्तर थोड़ा अधिक था, लेकिन वह निश्चित रूप से देखने में मोटी नहीं थी क्योंकि उसकी हड्डियों का ढांचा छोटा था। हालांकि वह अभी 18 साल की नहीं थी, लेकिन उसका फिगर कामुक था। जहां उसे होना चाहिए वह सुडौल थी, और जहां उसे होना चाहिए वह नाजुक और पतली भी थी। वह परम सुंदरी थी। H3F7 पर मिले पिछले डेटा से ऐसे स्वस्थ महत्वपूर्ण डेटा की तुलना करने पर उन्हें लगभग ये लगने लगा था कि उन्होंने कहीं गलती की है। बेला लगभग स्वस्थ लग रहे थे, यहाँ तक कि अगर वह H3F7 से पीड़ित नहीं हुई थी। 7 दिन के कोमा से जागने के बाद इधर उधर कूदने में सक्षम होना अद्भुत था। इवान की नज़र बेला की बांह पर गई। एक और रक्त का नमूना लेने की इच्छा से उसकी उंगलियां अनायास ही फड़कने लगीं। लेकिन ये सोचकर कि उसने पिछले हफ्ते कितना खून लिया था, वह जानता था कि अब और खून निकालने से बेला बेहोश हो जाएगी। वह अब और लेने से डर रहा था। इसके अलावा अगर अध्यांश को पता चला तो वह शायद उसके जीवन को दयनीय बना देगा। इवान बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अध्यांश उसके खिलाफ द्वेष रखे। वह एक ऐसा बॉस था जो शैतानी होने की हद तक शातिर था। बेला ने इवान को कई बार देखा और देखा कि वह चुपचाप उपकरण को घूर रहा था। उसके पास अनिच्छा से पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था। इवान भाई, मुझे क्या हुआ? बाद में क्या? इवान उपकरण तैयार करने और एक ही समय में बेला के रक्तचाप और हृदय गति की निगरानी करने पर केंद्रित थे। एक लाई डिटेक्टर की तरह वह बता सकता था कि क्या वह सच बोल रही है। उस दिन में बेहोश हो जाने के बाद बेला शर्मा गया और अपने चेहरे को ढकने से खुद को रोक नहीं सका। ये बहुत अपमानजनक था। उसे याद आया कि उसने इवान को ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि वह अस्वस्थ है और उत्तेजित महसूस कर रही है। नहीं, असहनीय रूप से उत्तेजित। इवान ने बेला को देखा, उसकी आवाज़ नर्म हो गई। बेला, क्या आपको याद है कि आपके बेहोश होने से पहले क्या हुआ था? उसे यह पता लगाना था कि उसे कितना याद है। बेला ने अपने चेहरे को ढंकने वाली उंगलियों में एक दरार खोली और उनके माध्यम से इवान को देखा। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। मैं काव्या के जन्मदिन की पार्टी में गया था, है ना? इवान भाई ने मुझे शाम का गाउन चुनने में भी मेरी मदद की। मम्मा, और तब, क्या मैंने आपको नहीं बताया? और फिर मैं वहां गया और काव्या ने मेरे कंधे पर किसी चीज से वार किया। मुझे हर जगह अजीब लगा। मैं मेजर अध्यांश के विला में गया और इवान भाई को मदद के लिए बुलाया। केवल एक सांस में ये सब कहने से बेला को कम शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे से नीचे कर लिया। उसके गाल गुलाबी और भरे हुए कोमल फूलों की कलियों की तरह थे और उसकी आंखें पानी की तरह झिलमिला रही थीं। इवान ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ और भी कोमल हो रही थी। उसने अपनी आवाज़ कम की और पूछा, और फिर मुझे याद नहीं है। बेला रुका और फिर अंत में वह सवाल पूछा जो उसके दिल में इस तरह की बेचैनी पैदा कर रहा था। इवान भाई, क्या मैं कामोत्तेजक से पीड़ित था? मैं बाद में बेहतर कैसे हुआ? वह अपना सिर उठाने और इवान की आंखों में देखने से डर रही थी। उसका सिर गहराई से झुका हुआ था और उसकी उंगलियां सोफे के सीट की कुशन पर कढ़ाई वाले फूलों में खोदी हुई थी। इवान पास आई और उसके हाथों को कुशन से हटाया। उसने उसका सिर थपथपाया और हंसा। बेशक, इवान भाई कमाल के थे और उन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया। वह कामोद्दीपक कुछ भी नहीं था। इवान भाई द्वारा आपकी मदद करने से यह बहुत आसान था। ये ठीक है, क्या तुम अभी ठीक नहीं हो? ओह, बेला ने आश्चर्य से सिर उठाया। वास्तव में, इवान भाई ने मुझे ठीक किया। तुमने मुझसे ऐसा नहीं करवाया। एक लड़के के साथ मेरे द्वारा पढ़े गए बहुत सारे उपन्यास इसे ऐसा करने के लिए कहते हैं। बिल्कुल नहीं। इवान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उसे कड़ी फटकार लगाई। तुम अभी भी जवान हो, बेला। उन गड़बड़ उपन्यासों को न पढ़ें। एक कामोत्तेजक को ठीक करने के लिए एक आदमी की जरूरत है, केवल एक अज्ञानी मूर्ख ही कहेगा। आपका इवान भाई सेना में चिकित्सकों के एक उच्च वर्ग से है। बेशक मेरे पास कामोद्दीपक का इलाज है। ये सच था कि इवान के पास H3F7 को छोड़कर दुनिया की सभी कामोत्तेजक दवाओं के लिए एक समान एंटीडोट थी। हालांकि H3F7 एक अपवाद था। इवान ने मानसिक रूप से अपने दांत पीस लिए और इस कामोत्तेजक की एंटीडोट का पता लगाने की कसम खाई। उन्होंने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि ओडा मसाओ, वह विकृत व्यक्ति, वास्तव में इतना शक्तिशाली पदार्थ बना सकता है। वह नरक में क्यों नहीं जाता? इवान ने उत्तेजित होकर सोचा।
इवान के आश्वासन के साथ कि कामोत्तेजक को एक एंटीडोट के साथ ठीक कर दिया गया था, बेला बहुत खुश हुए। उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़े हुए थे और उसकी विशाल आंखें दो अर्धचंद्रों की तरह थीं। इवान भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। और क्या, मुझे बताओ। मेरे कामोत्तेजक से पीड़ित होने की बात क्या आप मेजर रॉय को मत बता सकते हैं? बेला को पता था कि इवान को उसकी देखभाल करने के लिए अध्यांश द्वारा सौंपा गया था जब वह सी सिटी से दूर था। वो ये भी पूरी तरह से भूल गई थी कि इवान ने अध्यांश को फोन किया था। इवान मानसिक रूप से उत्साहित थी और उसने सोचा कि यह बहुत आसान है। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कामोत्तेजक का प्रभाव कितना गहरा था और उन्होंने उसे इतनी सरल गोपनीयता का इतना लाभ कैसे दिया। मैं उसे नहीं बताऊंगा, मैं निश्चित रूप से उसे नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जाके बताऊंगी और उसके साथ परेशानी में पड़ने के लिए तैयार हूं, है ना? इवान ने अपनी हथेली को फैलाते हुए मुस्कुराया और मजाक किया। हम इसकी कसम खाएंगे। बेला ने खुशी खुशी उसे 3 बार प्रणाम किया और उसके दिमाग से एक चिंता को दूर कर दिया। उस चिंता का ख्याल रखने के बाद उसने महसूस किया कि उसका पेट बड़बड़ा रहा है। वह भूख से मर रही थी और अपना पेट पकड़कर सोफे पर लेट गई। उसने इवान से बेदम होकर कहा, इवान भाई, मुझे भूख लगी है। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? तुरा रुको, मैं डिलीवरी का ऑर्डर दे रही हूँ। इवान ने खाना ऑर्डर करने के लिए अपना फ़ोन निकाला और मुस्कुराया। खाने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने पूरी दोपहर झपकी ली। बेला रविवार को जागी। ये दूसरा दिन है जब अध्यांश सार्थक और अभय को अपने साथ जापान लाया था। रविवार की शाम उन तीनों ने स्थानों की खोजबीन पूरी कर ली और दिन भर के अपने निष्कर्षों का सारांश देने के लिए चिबा होटल में अपने कमरे में लौट आए। ब्रीफिंग के बाद वे हर तरह की बातें करने लगे। सार्थक और अभय ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं और अध्यांश की ओर षड्यंत्रपूर्वक रेंगने लगे। सर, हमने इतने लंबे समय तक यौन प्रलोभन प्रतिरोध प्रशिक्षण को सहन किया है। क्या हमें आज नतीजों की जांच करनी चाहिए?